नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और पिछले 8-10 दिन से कुछ व्यस्तता के चलते मैं आप सभी से रूबरू नहीं हो सका यूट्यूब पर। इससे पहले एनसीईआरटी की हमारी क्लासेस चल रही थी और 11th क्लास की पॉलिटिकल थियरी वाली किताब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 3-4 दिन के अंदर ही एनसीईआरटी वाला वो कार्यक्रम हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ, 10-15 मिनट की ये बात होगी। और जैसा थंबनेल ये देख पा रहे होंगे, मस्ट वॉच क्लास। वैसे तो सारी ही क्लासेस महत्वपूर्ण होती हैं और हमेशा मेरा आग्रह होता है कि सभी क्लासेस को आप कंप्लीट देखा कीजिए, लेकिन आज की क्लास के लिए एक विशेष आग्रह मैं ये करूँगा, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही संस्कृत शिक्षा विभाग का स्कूल लेक्चर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ। और पेपर होने के बाद से विद्यार्थियों के जो है वो मैसेजेस आए हैं कमेंट सेक्शन वगैरह में कि पेपर का वीडियो सॉल्यूशन किया जाए। और पिछले 3-4 दिन में मैं थोड़ा व्यस्त भी था और वीडियो सॉल्यूशन ना करवा पाने के पीछे एक बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि पेपर इतना विशेष प्रकृति का आया है, बल्कि मुझे कहना चाहिए कठिन प्रकृति का आया है, कि उस पेपर के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन और वो सॉल्यूशन ऑथेंटिक सोर्सेज से मिलना, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल हो रहा है। और पिछले 2 दिन से जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। इसीलिए आज ये थंबनेल बनवाया ऐसा कि पेपर कठिन आ रहे हैं, कैसे करें तैयारी। देखिए पेपर जो अभी आया है, मैं अभी 5-7 क्वेश्चन तो इसमें आपको दिखाऊंगा और वीडियो सॉल्यूशन उसका 1 या 2 दिन में ही मैं लेकर आऊँगा 100%। लेकिन वीडियो सॉल्यूशन जो हम बात करेंगे वो थोड़ा सा इस मायने में अलग बात होगी कि मैं साथ साथ ये आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो क्वेश्चन आए हैं, 120 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन थे। 120 क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस के आए हैं, जिसमें पॉलिटिकल थियरी वाला पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, आईआर है और थिंकर्स वाला पार्ट है। तो वो जो क्वेश्चन आए हैं वो किन किताबों के अंतर्गत दिए गए हैं और कौन सी ऐसी वेबसाइट हैं, कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिनको हमें रेफर करना चाहिए, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिन्हें हमें देखना चाहिए नियमित रूप से, और कौन सी ऐसी किताबें हैं जिन्हें हमें पढ़ना होगा, ताकि इन तरह के क्वेश्चन यदि आगामी हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, क्योंकि लगभग 7-8 माह बाद ऐसा अनुमान है कि हमारा फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर का जो पेपर है वो आयोजित होगा और वैकेंसी चूंकि आ चुकी है, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। और हम उसकी तैयारी जो है वो इस प्रकार की करें कि भविष्य में भी यदि इस प्रकार के पेपर की पुनरावृत्ति होती है, अच्छे लेवल के पेपर आते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से लगातार हम लोग ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर हैं उनका लेवल काफ़ी अच्छा रहा है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हो या फिर वो स्कूल लेक्चर के पेपर है। और रिसेंट जो पेपर है वो इस बात को पुष्टि करता है। तो मैं थोड़ा सा कुछ पहले तो क्वेश्चंस पे एक हम दृष्टि डालते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों मैं ये कह पाने को प्रेरित या मजबूर हो रहा हूँ कि पेपर का लेवल वास्तव में बहुत अच्छा है, कठिन है। और कठिन भी इस प्रकार का है कि इसके लिए जो किताबें हैं ऑथेंटिक सोर्सेज, वो जब मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास चूंकि किताबों की ठीक ठाक संख्या है, इतने वर्षों से विद्यार्थी हूँ पॉलिटिकल साइंस का, तो लेकिन बावजूद उसके उन किताबों में भी सर्च करना पड़ रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ से किस प्रकार का आया है। और जैसे हम वीडियो सॉल्यूशन करेंगे तो उस वीडियो सॉल्यूशन के अंतर्गत मैं उन किताबों में से पर्टिकुलर उन पेजेस का उल्लेख जो है वो करने का प्रयास करूंगा, इसीलिए उसमें थोड़ा सा समय भी लग रहा है। देखिए क्वेश्चन जैसे इस प्रकार का आ गया है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनके बारे में कोई भी पूर्वानुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल रहता है। इसीलिए आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा कि कैसे अपन तैयारी करें ताकि जो तैयारी का लेवल है वो हमारा बहुत अच्छा हो जाए और पेपर जब आए आगामी समय में तो हमारे सिलेक्शन के जो चांसेस है वो ज़्यादा प्रबल हो जाए। क्वेश्चन जैसे ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन रोमानिया क्रांति 1989, आईआर का क्वेश्चन है, 1989 में रोमानिया क्रांति के दौरान रोमानिया समाजवादी गणराज्य का राष्ट्रपति था। तो एक बड़ा ऐसा ये विषय है कि जिसको सामान्यतः कोई भी विद्यार्थी अब 2024 में पेपर वो दे रहा हो तो सामान्यतया इस प्रकार के क्वेश्चन को वो तैयार नहीं करना चाहता है। फिर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आगे बढ़ता हूं। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो वर्ष 2001 का जो एक विषय है उससे संबंधित कुछ कथन पूछे गए और 2 कथन दिए गए हैं और फिर जो है 1 और 2 और इस प्रकार के जो आंसर है वह पूछे गए। हालांकि एनसीईआरटी वाली जो बुक है उसमें ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का संदर्भ दिया जाता है। आईआर की जो भी किताबें हैं, आतंकवाद का जब भी चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर इसकी बात आती है, अफगानिस्तान के बारे में जब चर्चा करते हैं वहां पर इसका उल्लेख जरूर आता है। फिर इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन से है उसमें हाईकोर्ट के जो आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल इधर दे दिए गए हैं और इधर 4 व्यवस्थाएं पूछी गई हैं सुमेलित करने का जो संदर्भ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी जो क्वेश्चन है वो बेहतरीन प्रकार के आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो है कोई एक ही आर्टिकल पूछ लिया, कोई एक ही व्याख्या पूछ ली। इस प्रकार के 4 आर्टिकल पूछे गए और उसमें भी हाईकोर्ट में भी
वो आर्टिकल पूछे गए जो सामान्यतः विद्यार्थी कई बार जो है उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं। फिर ये क्वेश्चन है जैसे पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल 116, 110, 112, 108। चलिए ये वाला तो जो पार्ट है पार्लियामेंट का, जब हम लोग बजट पढ़ते हैं तो उस समय आर्टिकल 110 से लेकर आर्टिकल 117 तक के सभी आर्टिकल हम पढ़ते हैं। संयुक्त बैठक के अंतर्गत आर्टिकल 108 का हम लोग जिक्र कर लेते हैं। फिर भी एक अच्छे प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। फिर ये क्वेश्चन है जो सामान्यतः विद्यार्थी तैयार नहीं करते हैं, है ना। मैं जो कहना चाह रहा हूं इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। मैं एक बात बार बार ये कहता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है वो इन दिनों बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और ये मेरा जो कहना है वो आरएएस के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आरएएस के एग्जामिनेशन में पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, 20-25 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के। तो वहां भी ये बात का ध्यान रखें कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन है उनमें जो विद द लैंग्वेज जो क्वेश्चन है वो यहाँ पूछे जा रहे हैं। फिर इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये आया है भारत के संविधान के आर्टिकल 51A और जे में जो शब्दावलियां हैं मूल कर्तव्य के अंतर्गत वो किस प्रकार की हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की जो भावना है, सारे ऑप्शन में इस प्रकार। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन विद द लैंग्वेज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर मैं आगे चर्चा करता हूं। किसने तर्क दिया कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को सर्वदेशीय नागरिक, कॉस्मोपॉलिटन सिटीजन बनना सीखना होगा? इस प्रकार का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया है। आंसर मैंने जैसा कहा कि हम जब बात करेंगे कल या परसों में ही, तब इन सारे आंसर्स को मैं व्याख्या भी करूंगा, एक अच्छा विश्लेषण हम हल करेंगे इसमें, और साथ ही मैं उन किताबों में से उन पेजेस को पढ़कर या वो जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं इंटरनेट वगैरह के माध्यम से वो भी आपको बताऊंगा। इसीलिए हमने थोड़ा सा डिले किया, अन्यथा सामान्य तो क्वेश्चन के आंसर हम तुरंत भी बता सकते थे बहुत सारे क्वेश्चन के, लेकिन ऑथेंटिक सोर्सेज हमें पता चल जाए, क्योंकि आगामी जो है हमें इससे सीख लेनी है कि हमें किन किताबों को अपने अध्ययन में प्राथमिकता देनी होगी। फिर कौन सा कथन सही नहीं है, ये पॉलिटिकल थियरी के बारे में कथन है, थोड़ा सा ये अभी हल्का दिख रहा होगा, मैं इसको पढ़ दूंगा जब हम कल बात करेंगे। न्याय के बारे में है, रॉबर्ट नॉजी का संदर्भ है, इच्छा स्वातंत्र्यवाद है, एक स्वतंत्रता संबंधी जेराल्ड सी मैक्लेलन जो है उनका तर्क दिया गया है, आइजा बर्लिन का संदर्भ है, यानी कंटेम्प्रेरी जो थॉट है वो इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है, कौन सा विद्वान राजनीतिक दर्शन में संदर्भीय दृष्टिकोण से संबंध नहीं है? तो ये कुछ 10-11 क्वेश्चन जो है मैंने एक बार यहाँ इसलिए लिए ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया मिले कि भाई क्वेश्चन जो इस प्रकार के आ रहे हैं। तो अब सबसे पहली बात ये आती है कि क्वेश्चन ये किस प्रकार से आ रहे हैं और किन किताबों से आ रहे हैं। ये बड़ी समस्या जो है विद्यार्थियों के, जिस प्रकार के मैसेजेस मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन वगैरह में, तो वो ये कह रहे हैं कि साहब फला कोचिंग के या फला संस्थान के या फला जो गाइड है या फला जो किताब है उसमें से क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आग्रह ये करूँगा कि हमेशा जब भी मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल साइंस को लेकर, पिछले साल 2 साल 3 साल से जब से आप लोग विद्यार्थी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि किताब का विकल्प जो है वो केवल किताब ही होती है, पढ़ाई का विकल्प केवल पढ़ाई है, और हमें कुछ बेसिक जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनका अध्ययन हमें करना चाहिए। ऐसी कौन सी बेसिक किताबें हैं, इस पर लास्ट ईयर जो है एक वीडियो मैंने बनाया था यूट्यूब पर, 2023 की ये बात है, और ये अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी जोन पे मिल जाएगा। उसमें ये देखिए बताया था मैंने, राजनीति विज्ञान स्कूल व्याख्याता टॉपर्स बुक लिस्ट, एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारी किताबें, मुझे जहाँ तक ध्यान पड़ता है 15-16 किताबों का मैंने उल्लेख किया था। क्या होता है कि मेहनत जो शब्द है ये सुनने में और उपदेश देने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन जब बात मेहनत करने की आती है तो बहुत सारे लोग जो है वो मेहनत से जी चुराते हैं। मेरा आग्रह ये रहेगा विद्यार्थी लोगों, आप सभी से, और मेरे बड़े प्यारे विद्यार्थी हैं आप लोग और बहुत पढ़ते भी हैं, मेरा आग्रह रहेगा कि मेहनत से जी चुराने वालों का ना तो आज है और ना उनका कल है। मेहनत करने का संदर्भ ये है कि जब हम ये बात कर रहे हैं, बार बार पेपर इस प्रकार के आ रहे हैं और लगातार, जैसे मैंने कहा 2023 में अक्टूबर में वीडियो बना दिया था, 1 साल तो उस वीडियो को बनाए हुए हो गया। अगर उस समय से भी इन किताबों का अध्ययन शुरू हमने किया होता, ये 12-15 जो किताब बताई गई थी, अब तक तो ये कंप्लीट होने पर आ गई थी। फिर यही नहीं, मैंने अभी कुछ शायद 15-20 दिन पहले ये वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से हमारा सिलेक्शन हुआ, कैसे हम तैयारी करें। इसमें भी मैंने मेरे कोर्स की भी जानकारी दी थी, हमारी टेस्ट सीरीज की भी जानकारी दी थी, लेकिन प्रारंभिक रूप से मैंने किताबों का उल्लेख किया था। मैंने लिखा था किताब में प्लस टेस्ट पेपर प्लस
श्योर सक्सेस, ऐसा एक मैंने उसका उदाहरण बताया था। तो किताबें जो हैं एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी मैंने कहा कि 11th और 12th वाला जो एनसीईआरटी का एक बोझ कह लीजिए या उसका दायित्व कह लीजिए, वो मैंने मेरे ऊपर ले लिया तैयार कराने के लिए, जिसमें हम पॉलिटिकल थियरी वाली किताब कंप्लीट कर चुके हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन और 12th वाली जो आज़ादी के बाद का भारत और विश्व राजनीति, ये मेरे द्वारा कराई जाएगी निश्चित रूप से। 8-10 दिन में थोड़ा सा कुछ व्यस्त था पारिवारिक कार्यों में, इस वजह से मैं समय नहीं दे पाया, लेकिन अब वापस से मैं आ गया हूँ, इसलिए आज ये शुरुआत हमने करी है। दूसरी बात, कुछ आरंभिक किताबें जैसे कि सरल पेपर का अगर लेवल आता है तो जो BL फड़िया और पुखराज जैन साहब की जो किताबें हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल में राजस्थान के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में चलती रही, उनका हमें अध्ययन कर लेना चाहिए। पुखराज जैन और BL फड़िया की किताबें, चाहे वो आधारभूत जो राजनीति विज्ञान के आधारभूत जो सिद्धांत है उनको लेकर हो, समकालीन सिद्धांत तो उनको लेकर हो, पाश्चात्य विचारकों को लेकर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर हो, ठीक है। फिर कुछ जो टफ लेवल की जो किताबें हैं, प्रोफेसर SP वर्मा साहब की जो किताब है, क्योंकि जब मैं कल आपसे बात करूंगा ना तो इन सभी किताबों में से आप देखिएगा जो लाइनें आई हैं क्वेश्चन की, तो SP वर्मा साहब की जो किताब है, SL वर्मा साहब की जो किताब है, तपन बिस्वाल साहब की जो किताब है, CB गैना सर की जो किताब है, नरेश दाधी सर की जो किताब है, JC जौहरी सर की जो किताब है, और फिर OP गाबा सर की जो किताब है, ये जो 6-7 मानक किताबें हैं पॉलिटिकल थ्योरीज के लिए, इनका अध्ययन हमको करना पड़ेगा। देखिए, इसका कोई विकल्प नहीं, मैं बार बार आपसे आग्रह करूंगा। पेपर कल मैं जब आपसे जिक्र करूंगा ना, बड़े मजे आएंगे आपको जब मैं बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी आए हैं जो अच्छी किताबों में जो चैप्टर होता है उस चैप्टर के नीचे फुटनोट्स दिए जाते हैं, संदर्भ सामग्री दी जाती है, उन संदर्भों से भी पेपर बनाने वालों ने क्वेश्चन दिए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, केवल चैप्टर की जो लाइन है वहां से क्वेश्चन नहीं आए हैं, बल्कि चैप्टर में जो पेजेस हैं उन पेजेस में जो फुटनोट्स दिए जाते हैं, संदर्भ जो टिप्पणियां दी जाती हैं, उनके उल्लेख उनका नीचे किया जाता है उसी किताब के नीचे। मैं दिखाऊंगा यहां पर आपको, है ना, वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, फिर एक बात और आपसे आग्रह करूंगा कि जैसे अभी लगभग मानकर चल रहे हैं कि करीब करीब 7 से 8 माह स्कूल लेक्चर के एग्जाम के हैं, और लगभग महीने भर से तो मैं लगातार आप लोगों के साथ जैसे जुड़ा हुआ हूं, तब से भी मैं कह रहा हूं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस पर कुछ लोगों ने बहुत उसमें पॉजिटिव आंसर दिया, कुछ को लग रहा था कि इतनी किताबों की लिस्ट बना दी, लेकिन देखिए साहब, फर्स्ट ग्रेड की जॉब चाहिए, गजेटेड पोस्ट है, बड़ी अच्छी सरकारी नौकरी है, शिक्षा जगत से जुड़े रहेंगे, आराम भी रहेगा, विद्यार्थियों से भी जुड़ाव रहेगा, अच्छा जो है समाज में जो है एक अच्छा स्थान भी प्राप्त होगा, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। जब इतनी सारी चीज़ें चाहिए तो तैयारी तो उस लेवल की हमें करनी होगी, और पेपर का लेवल ये बता रहा है कि आगामी दिनों में जो पेपर है वो अच्छा आने वाला है। अगर सरल पेपर आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है, सरल की तो तैयारी हमें हमेशा ही करनी होती है ना भाई। हम कठिन से कठिन स्पेलिंग अगर याद करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि ABCD भूल जाते हैं। चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग अगर आप याद करते हैं, सर्बिया और युगोस्लाविया की स्पेलिंग आप याद करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि न्यू दिल्ली की स्पेलिंग हम भूल जाते हैं, या बॉम्बे की स्पेलिंग हम लोग भूल जाते हैं, या ABCD भूल जाते हैं। तो सरल तो आपको याद करना ही है, वो तो रोज ही याद रखना है, क्योंकि कभी कभी RPSC क्या करती है कि बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देती है, कुछ अत्यधिक सरल प्रकृति के पेपर दे देती है। तो उसमें भी कुछ विद्यार्थियों का तर्क ये हो जाता है जो फेल होते हैं उनका, कि साहब पेपर का लेवल बहुत कठिन नहीं आया, हमने कठिन तैयारी की थी। तो मेरा आपसे आग्रह है हाथ जोड़कर साहब कि अपनी तैयारी को अभी से एक मुकम्मल, एक महत्वपूर्ण आयाम प्रदान कीजिए। जितनी भी किताबों की लिस्ट मैंने बताई है, एक एक 2-2 4-4 किताबें करके, आजकल तो PDF भी आती है, वैसे किताबें परचेज करें तो ज़्यादा बेहतर है। कोर्सेज मेरे भी हैं, अन्य जो हमारे साथी लोग हैं उनके द्वारा भी कोर्सेज दिए जा रहे हैं, वो आपकी इच्छा है जिस भी कोर्स में जुड़ते हैं। कोर्स में जुड़ने से ये जरूर होता है कि उस पर एक ओवरव्यू, उस पर एक विश्लेषण क्षमता जो है प्राप्त हो जाती है ना। जैसे मान लीजिए स्कूल लेक्चर का जो मेरा कोर्स है, करीब 300 वीडियो उसमें दिए हुए हैं, तो 300 वीडियोस में उन 8, 10, 15 जो बेहतरीन किताबें, उनका निचोड़ तो कहीं ना कहीं आता ही है, ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ साथ आपने किताब ली है, किताब से आप पढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ 2 वीडियो देखते जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर मैंने ऐसा कहा कि आगामी दिनों में यूट्यूब के माध्यम से, एक ओपन मंच है यूट्यूब, ठीक है, उसके माध्यम से भी मैं बहुत सारे कुछ जो इनिशिएटिव हैं वो लेकर आता रहूँगा। NCERT वाला हम लेकर आए, 10 एक दिन थोड़ा सा मैं जो है व्यस्त रहा, इस वजह से टाइम नहीं दे पाया। अब मैं वापस उस पर टाइम दे रहा हूँ, और 1-2 दिन से फिर से हम उसके MCQ जो सीरीज है उस पर शुरू करेंगे। क्वेश्चन आंसर की आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन मेरा कहना है कि सबसे पहले आप कंसेप्चुअल जो पार्ट है उसको तैयार कर लीजिए। कुछ करंट का पार्ट पोर्शन जो है वो भी इस बार पूछा गया है, तो हमें कुछ करंट इवेंट, तो पॉलिटी IR के करंट की मैंने आपके लिए जिम्मेदारी ले रखी है। मैंने बताया कि पॉलिटी IR का जो करंट है एग्जाम ओरिएंटेड,
वो मेरे द्वारा साल भर का जो करंट होगा वो इस वर्ष दिसंबर में या नेक्स्ट ईयर की जो जनवरी है उसमें करा दिया जाएगा। उसको आप जो है नोट्स के रूप में उसमें बना लीजिएगा। तो मूल जो एक सार है आज की बात का, पेपर कठिन है, इसीलिए आंसर कराने में थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि सिंपल आंसर करा देना शायद बहुत आसान होता मेरे लिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस बार जो मैं सॉल्यूशन कराऊं, वैसे पहली बारों भी मैंने 2022-23 में जो स्कूल लेक्चर का पेपर सॉल्यूशन कराया था उसमें मैंने किताबों के साथ सॉल्यूशन कराया था। अगर आपने देखा हो वो वीडियोस भी इसमें पड़े हैं। 10 दिन की एक महारिविजन क्लासेस है, वो भी यूट्यूब पे पड़ी हैं। उसमें मैंने किताबों का सहारा लिया था, है ना। किताबें बताता हूं मैं कि फला किताब, ये फला किताब, मेरी शुरू से आदत रही है। तो आपसे आग्रह है कि 1 या 2 दिन का वेट कीजिएगा। इस पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मेरे द्वारा कराया जाएगा और उस वीडियो सॉल्यूशन में मैं उन सभी बेसिक किताबों को, कुछ क्वेश्चन एंड्रू हेवुड की किताबों से भी आए हैं। ये भी एक स्वाभाविक बात है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए निश्चित रूप से इतने जो है और भी बड़े लेवल की जो बहुत सारी किताबें हैं, वो सारी किताबें तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जब पेपर का लेवल कठिन आएगा तो ये भी आप तय मानिए कि उसका जो मेरिट का जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ उसका तुलनात्मक रूप से कम जाएगा। लेकिन एटलीस्ट हम वो बेसिक चीजें याद करके रखें जो इन 10, 12, 15 किताबों में दी गई है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये थोड़ा सा संक्षिप्त सी चर्चा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस विषय पर आपसे चर्चा करनी चाहिए। कोर्सेज में, टेस्ट सीरीज में आप लोग जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, उसके लिए आपका आभार है। मैं भी लगातार उसमें बहुत अच्छा मटेरियल मैंने दिया है, इसलिए कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह का पेपर आ रहा है, शुरू से मैं आज नहीं बल्कि 3-4 साल से लगातार आप लोगों को ये कह रहा हूं कि किताबों का विकल्प किताबें हैं, किताबें पढ़िए। साथ में इन चीज़ों को जरूर रखिए, जो कोर्सेज हैं, जो टेस्ट सीरीज हैं, जो ई नोट्स हैं, 1000 पन्नों के आसपास ई नोट्स हैं। तो अब सोचिए कि 1000 पन्नों में बहुत सारी चीज़ों का समावेशन तो किया ही होगा ना, लेकिन सारी चीज़ों का समावेशन अगर करने जाएंगे तो 10,000 पेजेस के ई नोट्स हो सकते हैं, या हो सकता है 1000 वीडियोज हमें लाने पड़े, तो वो तो बहुत भारी काम हो जाएगा। उसी अनुपात में फिर उसकी कोर्स की जो फीस है, जो आज 2000, 3000, 600, 800, 1000 रुपये है, उसकी फीस भी 20,000, 25,000 हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा, लेकिन मेरा आग्रह आपसे रहेगा कि आज का वीडियो, इससे एक सीख आप जरूर धारण करें कि पेपर का रिजल्ट चूंकि बहुत अच्छा आ रहा है, पर्याप्त समय है, पर्याप्त से भी पर्याप्त समय, मैं आपसे फिर आग्रह करूंगा, पर्याप्त से भी पर्याप्त समय है, विस्तार पूर्वक पढ़ना शुरू कर दीजिए। स्मार्ट स्टडी का मतलब शॉर्ट स्टडी कभी नहीं होता। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि हम वो चीज पढ़ते हैं, उस तरीके से पढ़ते हैं और उस तरीके से बार बार उसको रिवाइज करते हैं, जिससे वो चीजें जब पेपर में आए तो मैक्सिमम हमारी जो सिलेक्शन की गुंजाइश, सिलेक्शन की जो संभावना है, वो प्रबलतम होती चल जाए। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब संक्षेप में अध्ययन करना बिल्कुल नहीं है, विस्तार पूर्वक पढ़िए, कृपा करके बार बार रिवीजन कीजिए, लिखिए, 8 घंटे 9 घंटे डेली पढ़िए। जॉब करते हैं समय निकालिए, जॉब नहीं करते हैं समय निकालिए। यदि सिलेक्शन लेना है तो समय एक बार देना पड़ेगा, 6-8 महीने तगड़े तरीके से तैयारी कीजिए। मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ ना, लगातार मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। 2 दिन से मैं मेरे अन्य विश्वविद्यालय के वर्ग भी हैं, कुछ मेरे पारिवारिक कार्यों में व्यस्त था। आरएएस के भी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह तैयार मैं करते रहता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले विद्यार्थियों के लिए भी करना है, स्कूल लेक्चर के विद्यार्थियों के लिए करना है, तो कितने सारे मल्टी डायमेंशनल वर्क है ना, तो मुझे भी तो करने पड़ रहे हैं। तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए, 6-8 घंटे 9 घंटे डेली पढ़िए। पास का ध्यान रखिए, निश्चित रूप से अच्छा भोजन लीजिए, स्वस्थ भोजन, ठीक है, और अच्छी नींद लीजिए। अच्छी नींद का मतलब ये नहीं कि 10 घंटे सो जाए, जो भी एक पर्याप्त नींद होती है। अच्छी बातें सोचिए, समय कहाँ नष्ट होता है उसको दूर कर दीजिए, समय अपने आप निकल कर आएगा। कोशिश कीजिए, अब तक नहीं की है कोई बात नहीं, मेरी इन बातों को सुन के आज से ही कोशिश कीजिए। आरएएस के भी जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए भी 1 या 2 दिन में वीडियो लेकर आऊंगा। वैसे इन बातों को वो भी ग्रहण करें अच्छे से। 60-65 दिन का भी समय है प्रीलिम्स के लिए। अब तक बहुत अच्छी तैयारी उन्होंने करी होगी, पिछले 2 महीने से वैकेंसी आ गई है। अब उनको आगे क्या करना चाहिए, इस पर 1-2 दिन में मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो इसका पेपर सॉल्यूशन के लिए 1 या 2 दिन में हम लोग मिलते हैं, और एनसीईआरटी का 25-26 तारीख के बाद एनसीईआरटी वाला प्रोग्राम हम लोग वापस शुरू करने जा रहे हैं। तो समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी का। मिलता हूं आप सभी से कल। नमस्कार, धन्यवाद।